इजराइल को अपनी रेखा के अंदर जाना पड़ेगा, अपनी सीमा के अंदर जाना पड़ेगा या भागना पड़ेगा? भागना पड़ेगा, उसको जमीन खाली करके जानी पड़ेगी। रूबिका भारत कब से हो गई और पत्रकार कब से हो गई? फिलिस्तीन घुस के तो दिखा दे। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं बैठ के 5 स्टार होटल में इजराइल में, और वहाँ भी डर रहे हैं कि बम गिर रहा, ऐसे ऐसे कर रही, क्या पागलपनी है? अरे जाओ ग्राउंड पर। इतनी बमबारी हुई है और जो इशू है, जो मुद्दे हैं, वो दरअसल फिलिस्तीन के हैं। एक गैंग है जिसने इराक को तबाह किया था यही कहकर कि वहाँ केमिकल हथियार हैं। वही गैंग सीरिया को तबाह किया, वही गैंग अफगानिस्तान को तबाह किया, वही गैंग है जो हमास को आतंकवादी कह रहा। चीन और रूस का दखल मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा और भारत से दूरियां बढ़ गई। न यूएनओ ने माना, न भारत ने माना, और गोदी मीडिया ने मान लिया। ये कैसे हो जाएगा? ये कोई पैमाना है क्या? सही नेतन्याहू, उसके तमाम सहयोगी जो आतंकवाद को सहयोग कर रहे हैं, वो सब उसी हमास और हिजबुल्लाह से। मेरे साथ गुलाम सरवर हैं। भारत में जो भक्त है वो कह रहे हैं कि इजराइल तुम गोले बरसाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो क्या फिलिस्तीन के मुसलमानों पर हो रहे अत्याचारों को भारत के मुसलमानों से जोड़ा जा रहा है? और आखिर जब पूरी दुनिया और खुद भारत सरकार और यहाँ तक कि सोचिए, अब जाकर इजराइल ने कहा है कि हमास को आतंकी संगठन घोषित करे भारत सरकार की लिस्ट में या यूनाइटेड नेशन की लिस्ट में हमास आतंकी नहीं है, तो सवाल है कि भक्त फिलिस्तीन से नफ़रत क्यों करते हैं? गुलाम सरवर हैं, वन एंड ओनली, जो किसी भी मुद्दे पर बेबाक बोलते हैं। गुलाम सरवर साहब, यहाँ के तो भक्त लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम इजराइल के साथ हैं। देखिए, असल में ज्ञान का बहुत अभाव है। मैं पहले आपको बधाई दूं कि आपने फ़िलिस्तीन शब्द का प्रयोग तो किया। गोदी मीडिया ने कसम खा रखा है कि वो फ़िलिस्तीन शब्द का इस्तेमाल ही नहीं कर रही है। डे 1 से आज 20 दिन पूरे हो गए हैं, लगातार ये दिखाया जा रहा है कि इजराइल वर्सेस हमास। सच्चाई है कि हमास का जो भी सैनिक है वो हमास एक चुनी हुई व्यवस्था है, जैसे तालिबान अफगानिस्तान में राज कर रहा है। मैं वहाँ आ रहा हूँ। मान लो भारत में शंभू नाम की पार्टी राज करे तो उसमें क्या दिक्कत है? हमास ने वोट पाया है, चुनी हुई सरकार है। मैं एक बात, भारत सरकार ने उसको आतंकी संगठन में नहीं डाला। अभी मैं क्लियर करूंगा। मैं पहले ये बता रहा हूँ, मुसलमान सब डरे हुए हैं। हाँ, ये बात सच है आपका, इसमें कहीं दो राय नहीं है। वरना जिस तरह से धरने प्रदर्शन के एक परंपरा थी यहाँ, वो बिल्कुल इस बार कहीं देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन एक बात पहले समझनी है कि आप ये जितनी बमबारी हुई है और जो इशू है, जो मुद्दे हैं, वो दरअसल फ़िलिस्तीन के हैं। ये हमास नाम का कोई भी संगठन हो, इनकी नज़र में कुछ भी हो, चुने हुए सरकार को नहीं मानते, हमास को नहीं मानते। हूँ, ये अभी प्रधानमंत्री जी ने फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति को फ़ोन करके बात की थी। ये न्यूज़ चली कि फ़िलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से बात की। मैंने कहा कि पहले राष्ट्र तो मानो, तभी तो राष्ट्रपति होंगे। जिस राष्ट्र की बात आप कर रहे हैं, जिस राष्ट्रपति से हमारे प्रधानमंत्री जी ने बात की है, वो राष्ट्रपति महोदय उस देश में रहते ही नहीं है। उस देश में पूरी तरह से नियंत्रण हमास का, और उस देश के एकता, अखंडता और स्वतंत्रता की लड़ाई हमास लड़ रही है। हमास को सारा अरब ही नहीं, ये दुनिया का माने सुपर पावर कहा जाने वाला रूस साथ खड़ा है, और चाइना भी, पूरी अरब ममालिक, चाइना, ईरान। मैं कहता हूँ सिवाय एक गैंग जो है, एक गैंग है जिसने इराक को तबाह किया था यही कहकर कि वहाँ केमिकल हथियार हैं, वही गैंग सीरिया को तबाह किया, वही गैंग अफगानिस्तान को तबाह किया, वही गैंग है जो हमास को आतंकवादी कह रहा। और ये गैंग सीरिया के राष्ट्रपति को भी आतंकवादी का सरगना कह चुका है, बशर अल असद को। इसीलिए वहाँ उसने बशर अल असद के खिलाफ जो विद्रोह था उसका साथ अमेरिका ने दिया। बशर अल असद को बचाने वाले का नाम रशिया है। लेकिन भारत तो फिलिस्तीन के साथ खड़ा है ना। अभी पहली खेप भी पहुँच गई है, भारत सरकार मदद कर रही है फिलिस्तीन। देखिए, भारत और फिलिस्तीन का संबंध ऐसा है इतिहास में कि उस संबंध को तोड़कर भी नहीं तोड़ा जा सकता। पहले समझना यह है कि भारत और फिलिस्तीन की आज़ादी का 1 साल का फ़र्क है। वो 48 में, ये 47 में। वहाँ भी बरतानिया का कब्ज़ा था, यहाँ भी बरतानिया का कब्ज़ा था। तो जो बरतानिया जाते जाते भारत को टुकड़े टुकड़े में बांट के गई, वही फ़िलिस्तीन को भी बांट के गई। लेकिन जो बांट दिया हम उसी को मानते हैं। जो भाग इजराइलियों को मिल गया हम उसको नकार नहीं रहे। चलिए, आप इजराइल को वो भाग दीजिए, 64% जो ज़मीन दी गई थी, लेकिन बाकी ज़मीनें फ़िलिस्तीनियों की थी। फ़िलिस्तीन मुक्ति संग्राम को भारत का समर्थन कितना बड़ा था, इसका एक बड़ा उदाहरण मिलता है। PLO के नेता यासिर अरफात
भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को अपनी बहन कहते थे और यासिर अरफात को भारत की धरती पर बुलाकर सम्मान से नवाजा गया, बहुत बड़े सम्मान से, नागरिक सम्मान जो भारत का है। और जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी की दुर्भाग्यपूर्ण हत्या हुई थी तो यासिर अरफात दिल्ली आए और दिल्ली की सड़कों पर फूट फूट के रो रहे थे। तो वो परंपरा अटल बिहारी वाजपेयी जी तक कायम रही। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक भाषण वायरल हो रहा है। मोदी जी ने भी कहा है कि मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी ने जो पहला बयान दिया था वो जल्दीबाजी में कुछ समझा नहीं समझा, वो बयान आ गया था। लेकिन मोदी जी ने या भारत सरकार ने कोई अधिकृत बयान नहीं दिया है। जो विदेश मंत्रालय का अधिकृत बयान है वो वही है जो भारत का स्टैंड है, ये क्लियर जान लीजिए। अब हुआ क्या कि मोदी जी ने को समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे ही फिलिस्तीन के खिलाफ जाएंगे सारा मुस्लिम राष्ट्र भारत के खिलाफ हो जाएगा और चाइना उनसे घुसपैठ कर लेगा, हमें चाइना दोस्ती कर लेगा और हमारा सारा कारोबार तबाह हो गया ना। अभी मालदीव हमारा पड़ोसी देश है। मालदीव भारत के क्षेत्र प्रभाव क्षेत्र में रहने वाला देश है। मालदीव के सुरक्षा की भी जिम्मेदारी भारत ही पहले देखा करती थी। आज की तारीख में मालदीव के राष्ट्रपति अभी शपथ भी नहीं लिए और बयान दे दिए कि भारत जो है अपनी सेना यहाँ से हटाए। ये क्या दर्शाता है? चीन का दबाव है। दबाव है। तो ये भक्त लोग चीन को मजबूत कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। आप इनके सारे बयान से चीन मजबूत हो रहा है। सारे मुस्लिम राष्ट्र में भारत व्यापार करता है, निर्यात करता है, हमारा व्यापार है, हमारे लोग काम करते हैं। ये तो चाइना सबके साथ दोस्ती कर लेगा। हमारे प्रधानमंत्री जी यूएई गए, यूएई में इतना सम्मान मिला कि ऐतिहासिक किसी प्रधानमंत्री को नहीं मिला। और मंदिर के लिए यूएई के बादशाह ने बाज़ाब्ता एक ज़मीन दान किया कि भारतीय लोग जो वहाँ रहते हैं उनके पूजा पाठ के लिए एक मंदिर चाहिए। मंदिर की ज़मीन दी, प्रधानमंत्री के हाथों उद्घाटन हो रहा। सऊदी का बादशाह आ रहा, प्रधानमंत्री जी ऐसे गले मिल रहे हैं जैसे लग रहा कुंभ का पिछड़ा हुआ यार मिल गए, और उस जुब्बा तक में हाथ डाल दे रहे हैं, छोड़ ही नहीं रहे। इतना संबंध गहरा है और इतना सम्मान अरब के देशों में भारत को मिला है और मिल रहा है कि वैसा सम्मान धरती पर कहीं नहीं है। लेकिन ये जो परिस्थितियां बदल रही हैं भक्तों के बयान से, इससे तो ये साफ है कि चीन और रूस का दखल मिडिल ईस्ट में बढ़ रहा है और भारत से दूरियां बढ़ गई। ईरान सबसे करीबी दोस्त था भारत का, वो दूर होता ईरान से दोस्ती कर रहा है, सारे धंधा ईरान दे रहा है उसको। आप एक ऐतिहासिक बात और देश को बताइए, कश्मीर के मुद्दे पर यूएनओ में जब भी बात हुई, ईरान दुनिया का पहला मुस्लिम देश था जिसने ठोक कर भारत का पक्ष लिया, हमेशा भारत के पक्ष में मतदान किया। आज ईरान आपसे दूर हो रहा है। क्या कारण है? आपकी पॉलिसी में कहीं ना कहीं कुछ कमी आ रही है। लेकिन अब तो इजराइल ने कह दिया कि हम अंदर नहीं घुसेंगे भैया, क्योंकि 60 देश की सेना तैयार है। नहीं, देखिए ये 60 देश की सेना, अब तक तो देश की लड़ाई है ही नहीं। हम कोई देश नहीं है उसमें, सिर्फ हमास, हिजबुल्ला और इसराइल से लड़ाई है। बाद में लोगों ने हूती को भी जोड़ा, कोई हूती है नहीं, हूती का अपना अलग मसला है। वहाँ अमेरिका ने अपने सैन्य अड्डे कायम कर रखे हैं सऊदी की मदद से, वो एक अलग पेच है, उस पेच का अलग मसला। इस बार तो मुस्लिम राष्ट्रों ने कह दिया कि अमेरिका की तरफ तैनात 200 मिसाइलें तैनात की ईरान ने, एटॉमिक मिसाइल। नहीं, लड़ाई तो अब जो परिस्थितियाँ बनी है वो इसराइल से नहीं है, वो तो अमेरिका से है। अब जो परिस्थितियां हैं, ईरान की लड़ाई हो, तुर्की की लड़ाई हो, जॉर्डन की लड़ाई हो, चाहे जिसकी भी लड़ाई हो, अब अमेरिका से लड़ाई, क्योंकि अमेरिका ने पूरी दुनिया को आतंकित कर रखा है। तो भक्तों ने मतलब मुसलमानों से नफरत के नाम पर देश की विदेश नीति को भी, ये समस्या का समाधान नहीं है कि कोई मुसलमान, देखिए भारत की परंपरा रही है सत्य और असत्य, मजलूम और जालिम। मजलूम के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा, आज भी खड़ा है। सत्य के साथ भारत हमेशा खड़ा रहा, आज भी खड़ा है। आप अगर धर्म का ट्विस्ट लगा रहे हैं और कह रहे हैं धर्म युद्ध है, तो जिस यहूदी को जर्मनी ने, हिटलर ने मार के भगाया था, वही जर्मनी आज मदद के लिए आ रहा है यहूदी की। लूला ने भी कहा है कि नेतन्याहू नरसंहार कर रहा है। नहीं, नरसंहार तो हो रहा है। बिल्कुल, लूला ने भी कह दिया, मोदी जी के बड़ा दोस्त है। मैं बता रहा हूँ अभी और दोस्त कहेंगे, अभी तो ब्रिटेन भी कहेगा। ब्रिटेन को भी याद कर लेना चाहिए कि जिस ब्रिटेन ने एक रेखा खींची थी, उसका उल्लंघन इसराइल ने किया है। रेखा तो ब्रिटेन ने खींची थी, यहाँ भी रेखा खींची गई थी, इधर भी रेखा खींची गई थी, इधर भी खींची गई थी। दुनिया के जिन जिन देशों पर बरतानिया का साम्राज्य था, वो रेखा खींच के गया था। तो उस रेखा का उल्लंघन जो भी करता है, जम्मू कश्मीर के मामले में या पीओके के मामले में हमारा क्लियर स्टैंड है ना, वो हमारा है। अच्छा, अब तो भारत सरकार की तालिबान से बढ़िया बन रही है एकदम, अफगानिस्तान और गोदी मीडिया को जरा बताइए ना, जिसको मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं थी और सब
पैकेज इसराइल ने पैकेज दिया, किसने दिया, सब उठ के स्टूडियो खाली करके वहाँ गया। उनसे पूछिए। अब बंद होगा, तालिबानी हो गया ये, तालिबानी हमला ये, क्योंकि तालिबान तो अब सरकार चला ले और भारत के साथ सबसे अच्छा दोस्ती है। ये ऐतिहासिक चीज बता रहा हूँ। एबीपी में जब रूबिका थी आज से 4 साल पहले, वो एक कार्यक्रम हुंकार, तो तालिबान पर डिबेट था। सीधा सवाल किए, सवाल पहले से इनका सेट रहता। मेरा सीधा सवाल है, तालिबान आतंकवादी है या नहीं? मैंने कहा प्रधानमंत्री जी अगर भारत के कह दें तो मैं भी कह रहा हूँ, गृह मंत्री जी कह दें तो मैं भी कह रहा हूँ, अगर राष्ट्रपति जी कह दें तो मैं भी कह रहा हूँ। आपके कहने से मैं नहीं कह सकता हूँ। आप कहते रहो आतंकवादी, मेरा क्लियर स्टैंड है कि वो अपने देश के लिए लड़ रहा। और वो तो आतंकवादी आरएसएस को भी कहता है अमेरिका। यही बात सोचना है। और जब आरएसएस के नेताओं से पूछिए तो वो कह रहे हैं हम तो देश के लिए काम कर रहे हैं। ट्रूडो कहता है आरएसएस आतंक, कनाडा कहता है। कनाडा कह रहा क्या? कनाडा से तो अब देख लीजिए इनका संबंध, विदेश नीति क्या हो गया। मेरा कहना है कि आप खुद ही नैरेटिव तय कर रहे हैं, आप ही तय कर रहे हैं। आतंकवाद पर चर्चा कर लीजिए। आतंकवाद की कोई परिभाषा होगी या नहीं? किसको कहिएगा आतंकवादी? जिसको यूनाइटेड नेशन घोषित करे या जो पर्टिकुलर राष्ट्र जो है जो उससे कहे। दो बातें हैं। या भारत ने अब तक हमास को आतंकी संगठन की लिस्ट में नहीं डाला है। मैं कह रहा हूं या तो यूएनओ घोषित करे या भारत सरकार स्वयं, जैसे हमारे देश में भी कुछ गतिविधियां हैं वो आतंक की श्रेणी में है। तो भारत सरकार अगर स्वयं किसी को ABCD गुलाम सरवर किसी को भी अगर घोषित करती है तो वो है पक्का, क्योंकि सरकार की पॉलिसी है। ठीक है। और अगर यूएनओ घोषित करता है तो उसको पूरे देश मानेंगे। न यूएनओ ने माना न भारत ने माना और गोदी मीडिया ने मान लिया। ये कैसे हो जाएगा? ये कोई पैमाना है क्या? तो लगता है इजराइल घुसेगा फिलिस्तीन में, गुरिल्ला वॉर में टिक पाएगा जैसे अफगानिस्तान में अमेरिका नहीं टिक कर पाया? देखिए एक बात मैं कह रहा हूँ कैमरे पर, फिर आज हो 5 साल बाद हो 10 साल बाद हो, इजराइल को अपनी रेखा के अंदर जाना पड़ेगा, अपनी सीमा के अंदर जाना पड़ेगा या भागना पड़ेगा? भागना पड़ेगा। उसको जमीन खाली करके जानी पड़ेगी। वो फिलिस्तीनियों की जमीन है, वैसे ही जाना पड़ेगा जैसे यहाँ से अंग्रेजों को भगाया गया था। और हमास जो पाकिस्तान से कश्मीर को जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। POK जो हमारा है वो हम लेंगे, कोई नहीं छोड़ता। हमने छोड़ा 90 साल तक हमारे लोग लड़े, मुल्क क्या क्या नहीं हुआ हमारे यहाँ, तब भी गरम दल नरम था। अच्छा गांधी जी जेल गए या नहीं गए? नेहरू जी जेल गए या नहीं गए? पटेल साहब जेल गए या नहीं गए? मौलाना आज़ाद जेल गए या नहीं? क्यों जेल गए थे? चोरी किया था, डकैती किया था, क्या किया था? आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन देशद्रोही का मुकदमा अंग्रेजों ने किया था, चूंकि शासन प्रशासन उनके हाथ में था। तो हमास जो है, अमित शाह जी का बेटा क्रिकेट खिलवा रहा है पाकिस्तान से, वो वसीम अकरम जातिवादी कमेंट कर रहा है। वो तो देखिए जातिवादी कमेंट है। और एक और खबर सुनने को मिली, हालांकि क्रिकेट विकेट में हमारी रुचि नहीं रहती है, सुनने को मिला कि पाकिस्तान का कोई बल्लेबाज अच्छा खेला था तो उसने मैदान में ही कह दिया ये हमने समर्पित किया फिलिस्तीन के लोगों को। तो जवाब तो चारों तरफ से मिल ही रहा, लोग देख रहे हैं। मैं इस विषय पर नहीं, मैं अभी वसीम अकरम ने भारत के लोगों के बारे में जातिवादी कमेंट किया है। ये सोचना भारत को है कि आप किस तरह की दोस्ती रखना चाहते हैं और किस तरह की दुश्मनी चाहते हैं। पॉलिसी को स्पष्ट करना होगा। हमारे देश का एक ऑलरेडी मतलब भक्त लोग पाकिस्तान से मैच भी देखेंगे, वसीम अकरम का स्वागत भी करेंगे, और फिलिस्तीन से इनको प्रॉब्लम है नहीं। फिलिस्तीन और गुलाब सर भारत के मुसलमानों से प्रॉब्लम है। देखिए पाकिस्तान से तो परंपरागत लड़ाई हमारी है। जब तक वो भी अपनी सीमा में नहीं आ जाएगा, जब तक वो प्रॉक्सी वार नहीं छोड़ेगा, जब तक वो उकसाना नहीं छोड़ेगा, जब तक वो भड़काना नहीं छोड़ेगा, वो हम उसके खिलाफ हैं। किसी भी भड़काने वाले, उकसाने वाले अमन को भारतीय नहीं दुनिया में सबसे दूसरी बड़ी आबादी है भारतीय मुसलमानों की भारत में। पाकिस्तान पहला, दूसरा भारत। आप लोगों पर जो लोग कहता है कि लोग प्रो पाकिस्तानी, उसको क्या कहेंगे? नहीं, आज तक तो ऐसा साबित नहीं हुआ। ये तो वैसे भक्त लोग कहते हैं। नहीं कहते, वो तो कह रहे हैं। अभी सिर्फ फिलिस्तीन को आतंकवादी कह रहे हैं। क्या कीजिएगा? जिस फिलिस्तीन को भारत परंपरागत ढंग से नेहरू जी से लेके गांधी जी से लेके अब तक, यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी का भाषण जो वायरल हो रहा है उसको सुनिए, कितना जानदार ढंग से उन्होंने कहा। टीवी अखबार वाला तो सब कह रहा है आतंकी है फिलिस्तीन और बम गिरा रहा है हमास, ये लोग इजराइल में बैठ के सब वही तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है। अभी एक जगह भाषण दिया जा रहा था कि यहूदी जो हैं वो हमेशा हमारे मित्र, यहूदी यादव है, यहूदी, हाँ वो चल रहा कि नाम में देखिए कितनी सिमिलरिटी है यहूदी और यादव, और महाभारत काल में वो पश्चिम में चले गए। अरे मूर्ख हो, पहले तो क्या कहते हैं, यादव है कि बावन है? पहले ये नहीं सोचिए कि बोलगा से, अरे ये बताइए यादव है कि बावन है? वो चित्पावन ब्राह्मण है, बोलगा से। अरे बावन है, आप ब्राह्मण समाज को कह रहे हैं? नहीं, मैं कह रहा हूँ
वो मैं कह रहा हूँ कि वो वही है जो यूरोशियन थे, जो आर्यंस हमारे यहाँ हैं वही वहाँ हैं। अरे 52 है वो, 52 जो भी आप 52 कर रहे हैं, मैं सीधी बात बताऊं, मैंने किताब नहीं लिखी और ना मैंने किताब लिखी ना मेरे लोग ने लिखे, किताब इन्होंने लिखी बाल समाज के राहुल संकीर्तन, बाल गंगाधर तिलक जी की किताब है, नेहरू जी की किताब है, तमाम वोल्गा से गंगा तक, द आर्किटिक होम इन द वेदास पढ़ लीजिए, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लीजिए, उर्मिला थापर, कई किताबें हैं जिसमें से हमने कहीं नहीं लिखी है, सीधी सी बात। तो वो सारी किताबें सिद्ध करती हैं, साबित करती हैं कि कौन विदेशी है और कौन देसी। भक्त भारत की विदेश नीति को भी चोट पहुंचा रहे हैं। और देखिए ऐसा होगा नहीं, वो जो लोग कर रहे हैं, मीडिया वाला अपना नैरेटिव सेट कर रहा, देश हमारा छोटा मोटा नहीं है, बड़ा देश है और थोड़ा बहुत 19-20 होता है, लेकिन स्पष्ट पॉलिसी है। भारत की जो पॉलिसी है वो है कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। रूबिका लियाकत की रिपोर्ट, रूबिका की रिपोर्टिंग को कितना नंबर? रूबिका भारत कब से हो गई और पत्रकार कब से हो गई? किसी पत्रकार का भी एक पैमाना होता साहब। मुस्लिम समाज की बेटी, चाहे फिलिस्तीन जाके दिखा दे, फिलिस्तीन घुस के तो दिखा दे। आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं बैठ के 5 स्टार होटल में इजराइल में, और वहाँ भी डर रहे हैं कि बम गिर रहा, ऐसे कर रही, क्या पागलपनी है? अरे जाओ ग्राउंड पर। एक भारतीय सवर्ण पत्रकार गया है फिलिस्तीन, लेकिन वेस्ट बैंक गया है, गाजा नहीं गया है। कम से कम वेस्ट बैंक है ना, देखिए वेस्ट, और उसको वहाँ के मुसलमानों ने अंगूर खिलाया। वेस्ट बैंक है या गाजा है जहां तबाही हो रही है? नहीं, वेस्ट बैंक में तबाही नहीं है, गाजा में शुरू हो गई। वेस्ट बैंक में भी इन्होंने छापामारी, धरपकड़, गिरफ्तारी, सर्च ऑपरेशन इत्यादि इत्यादि किया जा रहा। देखिए कुछ चीज़ों को हम लोग भी नज़रअंदाज करते हैं, सर्च ऑपरेशन है या आतंकवाद नहीं होना चाहिए, लेकिन जो ऑलरेडी चुनाव के मैदान में है, जिसको पूरे देश का समर्थन प्राप्त है, लगता है नेतन्याहू ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए युद्ध छेड़ दिया। 100% जो बगावत था, जो सड़कों पर भीड़ थी, याद होगा आपको, आपने दिखाया भी होगा, महीनों से एक आंदोलन चल रहा था वहाँ जुडिशियरी को लेकर जो मामला था। तो अब इनको लगा कि बगावत है मेरे खिलाफ, अविश्वास है मेरे खिलाफ, तो कई एंगल इसके बताए जा रहे हैं। और आप देखिए, एक बड़ी बात भारत के लोगों को कहता हूँ, भक्त लोग भी सुन लें, जैसे अमेरिका तालिबान को आतंकवादी कहते कहते एग्रीमेंट करके भागा, बुढ़िया बिस्तर समेट के सत्ता सौंप के भागा, एग्रीमेंट करके भागा। जैसे भारत से ब्रिटिश हम लोगों को विदेशी हमारे पूर्वजों को देशद्रोही कह के आखिरी में एग्रीमेंट करके भागा, वैसे ही नेतन्याहू, उसके तमाम सहयोगी जो आतंकवाद को सहयोग कर रहे हैं, वो सब उसी हम्मास और हिजबुल्लाह से। नेतन्याहू को तो लोग, दुनिया भर के देश कह रहा है कि उसको सजा होनी चाहिए, वो तो वॉर है, दोषी है। बिल्कुल होगा, और ये यूएनओ में ये मुद्दा उठेगा दोबारा। फिर भी मुस्लिम, दुनिया भर के मुसलमान एकजुट हो गए इस बार। नहीं, इस बार मुस्लिम जो एकजुट हो गए, ये नैरेटिव सही नहीं है। इंसाफ पसंद लोग एकजुट हो गए हैं, जो मानवतावादी लोग एकजुट हो गए हैं। कोई ये नहीं कह रहा कि इजराइल के अस्तित्व को नकार नहीं रहे, इजराइल के अस्तित्व को स्वीकारते हुए फिलिस्तीन के अस्तित्व को भी आपको दिखाना होगा। आप कह रहे हैं हम अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो फिलिस्तीन के अस्तित्व का क्या? सोचिए, इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में अगर सबसे ज़्यादा फायदा में है कोई, तो भारत का दुश्मन देश चीन। उसकी नज़र है कि भारत इजराइल के साथ खड़ा हो जाए, और बदले में चाइना चाहता है कि सारे जो 60 मुस्लिम देश है उससे उसकी दोस्ती बढ़ जाए। चाइना जो है वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो चुपचाप मौन है, ना वो इजराइल बोल रहा है ना फिलिस्तीन बोल रहा है। उसकी कोशिश है कि जैसे ही भारत ने स्टैंड तो लगा ही रहा इस युद्ध में, अप्रत्यक्ष रूप से तो घुसा हुआ है। लेकिन एक बात भारत को के विषय में कह दूं, गोदी मीडिया के हंगामे पे नहीं जाइएगा। भारत की पॉलिसी है, कोई मिडिल ईस्ट से भारत का रिश्ता बिगड़ेगा नहीं। पॉलिसी स्पष्ट है कि हम फिलिस्तीन के स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। लेकिन चाइना चाहता है कि भारत के जो भक्त लोग इजराइल कर रहे हैं, उसी तरह से भारत सरकार एक बार इजराइल का नाम ले ले और सारे मुस्लिम राष्ट्रों से दोस्ती चाइना की हो जाए, ताकि उसका व्यापार बढ़ जाए। क्योंकि एशिया में चाइना इसलिए कमज़ोर है कि भारत के जो दोस्त हैं वो चाइना से बहुत ज़्यादा है। सारे मुस्लिम राष्ट्र, ईरान हो या सऊदी अरब हो, भारत के साथ है। यहाँ तक कि जो चाइना का जो पड़ोसी देश है, चाहे जापान हो, वियतनाम हो, थाईलैंड हो, ये सब भारत के अच्छे मित्रों से है। और चाइना की कोशिश है कि इजराइल और फिलिस्तीन के युद्ध में जैसे ही इजराइल के साथ भारत खड़ा होगा, सारे मुस्लिम राष्ट्र उसके दोस्त हो जाएंगे। फिलहाल भारत सरकार ने कहा है कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं। पता नहीं भक्त कब समझेंगे। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं,
फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।